बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। मजे की बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी जो है उसकी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस वक्त इस्लामाबाद में जमा है। कल से उसका इफ्तिताह हो चुका है और हर तरह के लोग उसमें शामिल हैं। वो लोग जिन्होंने इस हॉकी को तबाह किया और वो लोग जिन्होंने इस हॉकी में अपनी कंट्रीब्यूशंस की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलीम नाजिम साहब, ओलंपियन है 1976 के, इंतहाई एक्सपीरियंस्ड और पाकिस्तान नेशनल बैंक को ये रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं हॉकी में। जबकि इनका जो एक्सपीरियंस है ना सिर्फ एज ए प्लेयर, एज एन ऑफिशियल, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब हॉकी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 3 अदवार को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। 70s, 80 to 90 और 90 ऑनवर्ड जितना भी अब तक जो भी हॉकी के साथ खेल खिलवाड़ हो रहा है। नाजिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम भाई, हम लोग चाहेंगे कि आप 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक एक बहुत बड़ी लेगेसी है पाकिस्तान की कि वहां पे पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और आप उस टीम का हिस्सा थे। सलीम भाई, मुझे ये बताइए कि उस वक्त की बेहतरीन यादों में से क्या यादें हैं, और इससे पहले थोड़ा सा आप अपने मुतालिक मजीद बता दीजिए कि आप हॉकी में आए कैसे और ओलंपिक लेवल तक किस तरह पहुंचे। जी शाहिद भाई, ओलंपिक के बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि मैं हॉकी में एंटर कैसे हुआ, तो ये बड़ा ही मौजूदा जो ग्लैमर है इस वक्त क्रिकेट का, तो उसके मुतालिक मैं बताऊंगा कि मैं शुरू में क्रिकेट खेलता था। तो ये 1968 की बात है। उस वक्त मैक्सिको में ओलंपिक्स गेम चल रहे थे। तो उस वक्त टीवी का दौर नहीं था, उस वक्त रेडियो का दौर था और रनिंग कमेंट्री होती थी। तो मैं इत्तेफाक से कमेंट्री सुन रहा था। तो पहला मैच पाकिस्तान और हॉलैंड का था। पाकिस्तान ने हॉलैंड को 7 गोल किए और उस कमेंट्री में इतना जोशो खरोश था। आपको पता है कि कमेंट्री जो होती है वो यानी लोगों को नजर नहीं आ रहा होता, जो कमेंटेटर ने उनको बताना होता है, इसलिए उसका लहजा जो है वो ज़रा तेज़ होता है, अग्रेसिव होता है। और ख़ासकर जब पाकिस्तानी कमेंटेटर होता है वो अपनी टीम के लिए इंतहाई जोशो खरोश से बोल रहा होता है। तो उस वक्त एहसन नकी और जाकिर हुसैन सैयद, ये लोग, फारूक मजहर, ये कमेंटेटर थे। उस कमेंट्री में इतना जोशो खरोश था और पाकिस्तान ने 7 गोल किए हॉलैंड को। आज उसी हॉलैंड से खेलते हुए हमारी टीम जो है वो डरती है, कांपती है। उस वक्त उसको 7 गोल किए। तो मैंने उस वक्त इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने कहा यार ये गेम तो ये है जो 1-1.25 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और फिर इसमें इतना एक्साइटमेंट है, इतना जोशो खरोश है। और क्रिकेट में हम सारा दिन लगे रहते हैं, सारा दिन खेलते हैं। तो 5 दिन खेलने के बाद पता चला कि उसका कोई सर पार नहीं निकला और मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। तो लिहाजा आई डिसाइडेड टू प्ले हॉकी। और फिर 68 से ऑनवर्ड मैं हॉकी की तरफ माइल हुआ। फिर 69 में मैं स्कूल की टीम में मुंतखब हुआ और उसके साथ ही बोर्ड के ट्रायल्स के लिए मेरा नाम जो है वो मुंतखब हो गया। और मेरा ख्याल है कि मैं आई वॉज द फर्स्ट स्कूल बॉय जो बोर्ड की टीम में भी सिलेक्ट हो गया। उस वक्त सरगोदा बोर्ड था। तो इस तरह से मैं इस तरफ हॉकी की तरफ माइल हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मरहला चलते 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 ज़ाहिर आपको पहले डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न, फिर प्रोविंस, फिर नेशनल जूनियर टीम, फिर नेशनल टीम, ये सारे मरहले सक्सेसफुल जो थे वो तरीके से तय किए। और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स की जो मैं समझता हूँ जो महराज है वो ओलंपिक्स गेम्स हैं। इसमें दुनिया जहान के जो है खिलाड़ी, हर तरह के खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ। और हकीकत में यही है कि पाकिस्तान के बनने से लेके आज तक अगर काउंट किया जाए जो इस वक्त हयात हैं ओलंपिक प्लेयर हॉकी के,
और वो सारे के सारे माशाल्लाह सेलिब्रेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 ओलंपिक से हमारी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसलिए कोई ओलंपिक प्लेयर नहीं बन सका। लेकिन जो पहले ओलंपिक खेल चुके हैं और वो कोई ना कोई ग्लोरीज जो है वो मुल्क के लिए लेके आते रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल नॉट मोर देन 300 पूरे मुल्क में 28 करोड़ की आबादी में। तो इस लिहाज से आई फील प्राउड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। बिल्कुल सलीम भाई, बड़ी जबरदस्त यादें होंगी आपके दिल में, और आपके खास तौर पे जो है ना एक बहुत बड़ी लेगेसी है आपकी। आप किस तरह बयान करेंगे उस दौर की अपनी यादों को? कोई बेहतरीन याद बताइए। यादें तो बहुत हैं और आपको अंदाज़ा होता ही है कि यादें जो है वो हसीन भी होती हैं और तलख भी होती हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जो है तकरीबन 50-50 रहा, तलख भी है और हसीन भी है, क्योंकि मैंने अपने हॉकी कैरियर में गोल्ड मेडल भी जीते और कांसी का तमगा भी जीता और सिल्वर मेडल भी जीता, और बड़े जो मुकाबले हैं ओलंपिक गेम, वर्ल्ड कप, एशियन गेम, कायदे आज़म इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो वो उस लिहाज से तो वो 50-50 है। लेकिन जो 75 में हम वर्ल्ड कप हारे मलेशिया में इंडिया से 2-1 पे, वो मुझे आज तक नहीं भूलता, क्योंकि उसमें हमारी टीम बड़ी फेवरेट थी। लेकिन बैड लक ये हुई कि उसमें से पहले तो शहनाज शेख साहब जो थे वो यहाँ से ही जख्मी गए। ख्याल था कि वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके, लिहाजा उनकी जगह जाहिद शेख साहब को खिलाना पड़ा। समीउल्लाह साहब जो है उनका जो ये कॉलर बोन जो थी ये फ्रैक्चर हो गई, तो उससे हम हारे। लेकिन मेरे पास आज भी वो कटिंग मौजूद है जिसमें मलेशियन अखबारों ने ये लिखा कि इंडिया विन द वर्ल्ड कप विद ए डिस्प्यूटेड गोल, कि वो जो मलेशियन अंपायर था विजय नाथन, उसने एक आउट ऑफ डी जो है वो इंडिया के फेवर में गोल बजाया। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल थी कि 72 में ऑलरेडी पाकिस्तान टीम बैन हो गई थी म्यूनिख में, तो उसकी वजह से जो हमारा जो था प्रोटेस्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और हमें कहा गया कि जी आपको अगर आपने कोई प्रोटेस्ट वगैरह लॉन्च किया या इस तरह के कुछ और किया तो आपको फिर 72 तरह बैन किया जा सकता है। इसी तरह जब हम आए हैं उसमें ओलंपिक्स के लिए, तो माशाल्लाह जो हमारे क्रिटिक हैं हॉकी के, उनकी नज़र में द एवर बेस्ट टीम सेंट अब्रॉड दैट वाज 1976 ओलंपिक्स गेम्स, और उस टीम का एक खासा सबसे बड़ा ये था कि फ्रॉम गोलकीपर टू लेफ्ट आउट सारे लड़के माशाल्लाह ग्रेजुएट थे। अच्छा, जबरदस्त। जिसे आप कहते हैं हसीन यादें, वो हसीन याद ये थी कि उस टीम के सारे लड़के माशाल्लाह ग्रेजुएट थे। तो उसमें भी बैड लक हुई कि हम लोग सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 पे हारे। लेकिन उसके बाद ब्रिगेड मरहूम ब्रिगेडियर एम.एच. आतिफ, ब्रिगेड मंजूर हुसैन आतिफ, उनकी मोटिवेशन थी कि हमें किसी न किसी मेडल के साथ मुल्क वापस जाना है, तभी हमारी कोई जो है इज्जत बचती है। तो लड़के जो थे वो सारे माशाल्लाह दे फॉट बैक। हालांकि उस मैच में इस्लाहुद्दीन और शहनाज शेख जो थे वो मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद वो बीट हॉलैंड फॉर द 3rd प्लेस 3-1। तो ये यादें जो हैं। और 74 में मैं एक बताना चाहूँगा कि अगेंस्ट इंडिया जब हम जीते, पहले दिन मैच बराबर रहा, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ही वाज सो एक्साइटेड। पहले दिन उन्होंने 10-15 मिनट मैच देखा, और वो मलिक महराज खालिद हमारे चीफ कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा मलिक महराज खालिद को कि यार हॉकी मैच देखना जो है इंडिया पाकिस्तान का ये मुश्किल है, जंग देखनी आसान है, इसलिए आई एम गोइंग बैक। लेकिन वो वहाँ से इन टच रहे और पूछते रहे कि मैच का क्या हुआ। वो मैच ड्रॉ हो गया, अगले दिन फिर मैच खेला गया, उसमें पाकिस्तान हराया। तो वो भी मेरे पास पिक्चर मौजूद है कि उसमें जो लोग तमाशाई जो थे वो भंगड़ा डाल रहे थे, तो मैंने भी जो जज्बात में आके वो भंगड़ा डालना शुरू कर दिया कि हमने वी बीट इंडिया। तो इस तरह की बेशुमार यादें हैं बड़ी। और अभी जब उन यादों को तस्वर में लाते हैं तो कुछ हमारे साथी जो हमसे बिछड़ गए हैं, जिसमें
मुनव्वर जमान मरहूम हैं, शमीम इलियास गोलकीपर हैं, अरशद महमूद फुल बैक हैं, जाहिद शेख हैं। तो उनको जब याद करते हैं तो उस वक़्त वो सारे जो इवेंट्स हैं वो भी खुद ब खुद नज़रों के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। सलीम भाई, मुझे यकीन है कि आपकी ये यादें सुन के बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेयर होंगे, उन्होंने उस दौर को देखा होगा, आप लोगों को खेलते देखा होगा, उनकी यादों में भी बेशुमार ऐसे दरीचे खुलेंगे जिससे वो इस टाइम मशीन से 70s में चले जाएंगे। सलीम भाई, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि आप उस दौर का जिक्र कर रहे हैं और उस दौर का हिस्सा रहे हैं जब पाकिस्तान ने आलमी सतह पे हॉकी में हुक्मरानी की, और इसके मुतालिक मैं समझता हूं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी आपने ब्रिगेडियर आतिफ साहब का नाम भी लिया। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उस वक्त इन तमाम लवाजमात जो किसी वर्ल्ड लेवल पे टीम को आने में जो उस वक्त के दौर में जो खसूसियात थी एडमिनिस्ट्रेशन की या टीम वर्क या ये जितना भी है, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि उस वक्त ये चीजें किस तरह हम लोगों ने हासिल की थी? देखिए, उसमें सबसे बड़ी जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वो जो उस वक्त की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें के बहुत बड़े नाम थे। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरहूम, ब्रिगेडियर आतिफ मरहूम, ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद हमीदी मरहूम, जो कि पहले 1960 रोम ओलंपिक के कप्तान थे, कर्नल मुदस्सर असगर, डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी। ये लोग हैं जिन्होंने इस फाउंडेशन को जो है ये सहारा दिया, बल्कि मैं कहूँगा कि अपना खून दिया इस फाउंडेशन को। और इन लोगों में सबसे बड़ी जो बात थी वो थी ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिवोशन। पूरा एक 24 आवर जो जॉब समझ के इन्होंने की और बड़ी ईमानदारी से जॉब की। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ कि एयर मार्शल नूर खान, ही हैज़ नो कंसर्न विद हॉकी एज ए प्लेयर। वो सिर्फ शौक से स्क्वाश खेला करते थे। हॉकी उनका एक जुनून था, वो ही वांटेड टू सी हॉकी ऑन टॉप इन द वर्ल्ड। और इसी नज़रिए से वो सोचते थे। वो वर्ल्ड कप जो है, पहले हॉकी का वर्ल्ड कप नहीं होता था, ये दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एयर मार्शल नूर खान। जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये भी नहीं होती थी। दिस वाज आल्सो आइडिया गिवन बाय द एयर मार्शल नूर खान कि हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, चैंपियंस को खेलना चाहिए। यूरोपियन चैंपियन, जो एशियन चैंपियन, अफ्रीकन चैंपियन, ये सारे चैंपियन जो इस तरह 6 चैंपियन मान के ये खेलें। वर्ल्ड कप क्रिकेट की तरह, फुटबॉल की तरह उनका कि हॉकी का वर्ल्ड कप होना चाहिए। नहीं तो पहले सिर्फ एक एशियन गेम्स होती थी और ओलंपिक्स गेम्स होते थे। तो मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा कि एक तो उन लोगों में ये था कि वो मेरिट को बड़ी अहमियत देते थे, और जो कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो उसमें उनका जो बिल्कुल टीम की सिलेक्शन में, टीम की तैयारी में, और टीम के जो पैसे जो मिलते थे टीम के लिए, वो उस पर मेक श्योर के वो लड़कों पे खर्च होते थे। और उसी की वजह से उसका रिटर्न जो था वो एक उनकी नीयत थी और बच्चों की मेहनत थी। उस वजह से वो रिटर्न जो था वो आपने देखा कि वी वर 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन एंड 4 टाइम वी वर वर्ल्ड कप चैंपियन, और 2 टाइम हमने 3 टाइम हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। एशियन गेम तो बेशुमार दफ़ा जीती। अब जो हमारा जो ड्रॉबैक नज़र आ रहा है, एक तो ये है कि हॉकी हो या कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, जिसमें आपको ग्रे हेयर लोग नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पे डिसिप्लिन नज़र नहीं आएगा। जिसमें एजेस का फ़र्क नहीं होगा प्लेयर में और ऑफिस बेरर में, तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन नज़र नहीं आएगा। वही लड़के जो कल टीम में खेलते थे, आज टीम में खेलने वाले लड़के जो हैं वो ऑफिस बेरर बन गए। आप समझते हैं कि वो फ्रैंकनेस की वजह से वो डिसिप्लिन मुहैया करने में वो फेल रहे, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी जो अपने वक्त में रहा हो वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो ये साबित भी किया कुछ लोगों ने जो पहले सेक्रेटरी भी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंटायरली दैट इज़ अ सेपरेट इशू। तो इसमें समझता हूँ कि जो ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने जिस अंदाज से हॉकी फेडरेशन को रन किया, ये सारा जो है जो इजाज़त हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, जिसको आप तो हम ये कहते हैं कि पिदरम सुल्तान बूथ,
वो वाला लेकिन वो सब वो सुल्तान बूथ के पीछे एयर मार्शल नूर खान और ब्रिगेडियर आतिफ की जोड़ी जो थी वो थी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, 78 का वर्ल्ड कप के लिए कैंप लगा हुआ था अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स में था। उसमें पाकिस्तान ने वो भी वर्ल्ड कप जीता सलाउद्दीन की कप्तानी में। कैंप लगा हुआ था कराची में। एयर मार्शल नूर खान बगैर आ गए वहाँ पे और उन्होंने जब ब्रिगेडियर साहब ने देखा कि लड़के सारे खेल रहे हैं और वो एकदम से नूर खान साहब आ गए तो उन्होंने ब्रेक की। तो लड़के इकट्ठे हो गए जब लड़के, तो उन्होंने पूछा कि ब्रिगेडियर साहब ये घोड़े कैसे हैं? तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी घोड़े तो अच्छे हैं लेकिन घोड़ों के लिए जो है जो चारा खाने को नहीं है। अच्छा, अब वेयर मार्शल नूर खान को शायद ही कभी किसी ने मुस्कुराते देखा हो, इतने वो यानी सीरियस टाइप आदमी थे। तो लेकिन उस वक्त उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहने पे थोड़ी सी स्माइल उन्होंने दी। उन्होंने कहा अच्छा तो ये चारा कितने में आ जाएगा? तो अब 78 में जो लाखों रुपया आया था वो बहुत ज्यादा था। ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी वर्ल्ड कप के लिए जाना है, उसकी तैयारी करनी है, तो 25-30 लाख रुपया तो चाहिए होगा। 25-30 लाख रुपया आज के 25-30 करोड़ के बराबर है। ब्रिगेडियर साहब उन्होंने एयर मार्शल नूर खान ने कहा कि दाऊद खान नेशनल बैंक के जो थे वो ट्रेजरार थे, उन्होंने कहा कि दाऊद इनको 35 लाख का चेक दे दो, ठीक है। और साथ ही उन्होंने ब्रिगेडियर साहब की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि लोग मुस्तातिफ, आई हैव डन माई जॉब, नाउ दिस इज योर जॉब, हाउ टू ब्रिंग वर्ल्ड कप इन पाकिस्तान। ये थे वो लोग, ये थी उनकी डेडिकेशन, ऑनेस्टी के फंड्स मेरा काम है, प्रेसिडेंट का काम है फंड मुहैया करना। आज हमारे प्रेसिडेंट या जो हमारे ऑफिस बेरर वो पैसे मांगते फिर रहे हैं जी, वो कभी टिकटें उधार लेते फिर रहे हैं, अजीब तमाशा लगाया हुआ है। कभी हमने नहीं सुना था कि एयर मार्शल नूर खान या एयर मार्शल वकार अजीम के वक्त या दाऊद पोता के वक्त कि कभी किसी ने कोई पैसे मांगे हों या कि पैसों का कोई इशू हुआ हो किसी टीम। आज खेल जिनसे हम रिजल्ट तोक़ो कर रहे हैं वो बेचारे पैसों को तरसते हैं, उनकी डेली पूरी नहीं मिल रही। दोनों दफ्तर कराची और लाहौर के दफ्तर जो है उनके जो बेचारे मुलाजमीन बैठे हैं, एक जगह 19 मुलाजम है, एक जगह 16 मुलाजम, वो बेचारे सारे जो है वो किसी की 4 महीने की तनख्वाह रहती, किसी की 5 महीने। इन हालात में हम हाउ वी कैन एक्सपेक्ट। वो नूर खान साहब वाली आपने बताई और उसमें बड़ी जबरदस्त 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे जरा शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपने बताया कि दे पीपल वर वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, और जो सबसे बड़ी बात बताई उन्होंने आपने वो ये है कि वो मेरिट पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। और तीसरी बात जो मैंने आपकी इन बातों से कंक्लूड की है कि हर बंदा अपनी जॉब करके वहां पे स्टॉप हो जाता था और नेक्स्ट को एक किस्म का पास करता था अपना सारा कुछ कि अब तुम्हारा काम है, अब तुमने लेके आना ये वर्ल्ड कप। तो ये बहुत जबरदस्त आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब हॉकी एसोसिएशन, आप क्या समझते हैं कि उस वक्त क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और फिर हम लोग इंशाल्लाह आएंगे कि आजकल के दौर में जो लोग ये जो आप जिक्र करना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे चल रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपका दौर जिसमें पंजाब हॉकी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप भी रहे, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से आपने उसको टैकल किया? देखिए, जो एक मैं ये बात क्लियर करूं कि मैंने एज ए सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन उसमें मैंने ज़्यादातर जो कोशिश की वो ब्रिगेडियर आतिफ वो मेरे एक कह लें कि फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको फॉलो करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि पंजाब हॉकी एसोसिएशन के पास कोई अपना फंड नहीं है, उनको सिर्फ पंजाब स्पोर्ट बोर्ड जो है वो साल की 1 लाख रुपया ग्रांट उस वक्त भी देता था। तो उसमें यही था कि हम कुछ अपने जो मालदार दोस्त थे उनसे रिक्वेस्ट करके स्पॉन्सरशिप ला के इधर उधर से हमने अपना खराजात जो थे वो मीट करते थे। और सेक्रेटरी पंजाब की कोई तनख्वाह नहीं है, कोई वजीफा नहीं है, उसको सिर्फ एक जो था वो ट्रैवलिंग अलाउंस जरूर मिलता था। चूँकि मैं फैसलाबाद में था तो मैं फैसलाबाद से लाहौर जाता था, वो ट्रेन का किराया मुझे मिलता था, अगर मैं बस से जाता था तो बस से मिलता था। आज वाली लूट मार जो थी उस वक्त नहीं थी पैसे की, उस वक्त सिर्फ ध्यान था खेल की तरफ। तो मैंने उनको फॉलो करते हुए एक तो ये शुरू किया
कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट में करवाएगा। दूसरा, हमने उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के तकरीबन 37 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो है वो मुख्तलिफ 4 सेंटर बना के वहाँ से किया। उसके बाद फाइनल राउंड लाहौर में किया। उसके बाद फिर हमने इंटर डिवीजन टूर्नामेंट जो है वो शुरू करवाया कि हर डिवीजन की टीम जो है वो कंटेस्ट करेगी। उस वक्त 9 डिवीजन थे पंजाब के, वो आपस में खेलेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो नर्सरी जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आगे मुहैया करते रहे। और इसी तरह ऊपर जो था वो 3 सिस्टम चल रहे थे, पाकिस्तान सीनियर, पाकिस्तान वाइट और पाकिस्तान जूनियर। लड़कों की बिल्कुल जो थी वो कमी नहीं थी, किल्लत नहीं थी। एक जगह पे 3-3 पोजीशन के खिलाड़ी मौजूद थे। एक गया, दूसरा गया, तीसरा, हर वक्त एक बंदा नॉक कर रहा है। अब हमारा जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने के बराबर है। हमारे जो प्लेयर जूनियर में खेल रहे हैं वही सीनियर में खेल रहे हैं। और पंजाब हॉकी एसोसिएशन जो है वो इस वक्त बराए नाम है। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अरसा 1.5 साल से वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो व्हाट ही हैज कंसर्न विद द पंजाब हॉकी अफेयर्स। तो इसी तरह सेक्रेटरी जो है उनका भी कोई पता नहीं वो किधर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमारे यहाँ जो है ना जी, वो सिर्फ जो ऑफिस बेरर है, जो एसोसिएशन है, वो सिर्फ 2 बंदों को गिना जाता है, एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। हालांकि जब इलेक्शन होता है तो उसमें 11-12 नुमाइंदे होते हैं। अगर वो 11-12 नुमाइंदे जो हैं वो अपना अपना काम बांट के करें तो मेरा ख्याल है कि हॉकी की बेहतरी के लिए बहुत कुछ आज भी किया जा सकता है। ग्रेट। सलीम भाई, मुझे ये बताइए कि कंपैरेटिवली बहुत सारी चीजें आपने गिनवा दी कि उस वक्त ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप समझते हैं कि जदीद हॉकी में इस वक्त पाकिस्तान की अगर हॉकी को बहाल किया जाए तो फौरी इकदाम क्या करना चाहिए हमें? देखें, इस वक्त जो मॉडर्न हॉकी जिसको कहा गया है उसमें सिर्फ 2 रूल जो हैं वो चेंज हुए हैं। एक ऑफसाइड रूल को ख़त्म किया गया और दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म किया गया। बाकी ऑलमोस्ट हॉकी जो है वो वही है जो ग्रास पे खेली जा रही थी। हमें जो ड्रॉबैक है वो एक तो एस्ट्रो टर्फ का है कि हम मुल्की तौर पर, वाशी तौर पर इतना अफोर्ड नहीं करते कि हम 8-9 करोड़ के एस्ट्रो टर्फ जो है वो जगह जगह बिछा सके। तो दूसरा ये है कि इसके ऊपर खेलने से जो बच्चों को, आप देखें इस पर 27-28 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा जो है वो नहीं खेल सकता, कि इसका सारा लोड जो है वो आपके बैक पे पड़ता है। जब ग्रास पे खेलते थे तो वो आपकी जो थी वो पिंडलियों में और रान पे पड़ता था। इस पे जो बच्चा खेलता है, जो डेली खेलता है, तो उसको कम से कम 1 पाव मटन उसको एक दिन में खाना ज़रूरी है। और उसके बाद वो कोई जूसेस वगैरह ले, कोई फल ले, रिच डाइट ले, दूध पिए। तो अब जो हमारे इकोनॉमिकली हालात हैं, और ख़ासकर हॉकी के प्लेयर तो हमेशा एक मिडियाकोर फैमिली से आते हैं, कोई जो है वो अलाउड फैमिली जो है वो इस खेल को पसंद नहीं करती, क्योंकि ये इसको लेबोरियस खेल कहा जाता है। वो हैट पहन के और वो सफ़ेद कपड़े पहन के उसको वो पसंद करते हैं। और उसमें ग्लैमर भी बहुत नज़र आता है कि टीवी पे मैचेस आ रहे हैं, रनिंग मैचेस आ रहे हैं, लाइव मैचेस आ रहे हैं। तो ये इसलिए हम इसके पीछे हैं, स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ। हमारे बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं उनके बराबर आ रही, वो उनके हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर रहे? जो मैंने बताया कि हमारी बच्चे के लिए प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर जिम नहीं है। हमारा कोई स्टेडियम जो ले लें हॉकी का, उसमें प्रॉपर जिम हमें बच्चों को मुयसर नहीं है। अपनी अपनी जगह अगर कहीं करते हैं तो वो उसके लिए फीसेज इतनी है, वो बच्चे कहाँ से अफोर्ड करें? जिनको डेली के पैसे नहीं मिलते वो जिम में कहाँ से जाएंगे? तो ऐसा देखें, एस्ट्रोटर्फ को अगर हम देखें तो हमने 84 का जो ओलंपिक है वो एस्ट्रोटर्फ पे जीता। हमने 76 का जो कांसी का तमगा हासिल किया एस्ट्रोटर्फ पे किया। हमने 92 का कांसी का तमगा हासिल किया एस्ट्रोटर्फ पे किया। 94 का हमने वर्ल्ड कप का जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता वो हमने एस्ट्रोटर्फ पे जीता। चैंपियंस ट्रॉफी 93 की जीती, एस्ट्रोटर्फ पे जीती। इसका मतलब ये है कि वी आर क्वाइट कैपेबल टू विन ऑन द एस्ट्रोटर्फ आल्सो। फर्क सिर्फ फैसिलिटीज का है। अगर प्रॉपर फैसिलिटी प्रॉपर टाइम पे हमारे बच्चों को आज भी मैसर हो, और दूसरा जो मैंने कहा कि ऑनेस्ट डिवोटेड ऊपर लोग बैठे हों और ग्रे हेयर बैठे हों और लोग सिंसियर होते हैं, उनको वो उन्होंने अपनी उनकी दीगर ख्वाहिशात जो है वो नहीं होती, वो अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं कि जो उनको असाइनमेंट दी गई है। अभी इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि इंडिया सेकंड टाइम दे वर ऑन विक्ट्री स्टैंड इन द ओलंपिक्स गेम। फर्स्ट टाइम
आफ्टर 40 years they were on victory stand. इंडिया भी हमारी तरह है, हमारी तरह उनके हाथ पांव, हमारी तरह आंखें, हमारी तरह जिस्म, हर चीज़ है, बहुत बड़ा मुल्क है। उन्होंने क्या किया कि वो अपना सारा जो डेवलपमेंट स्टाफ था वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ले आए। वो उनकी जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, शी इज ए लेडी, वो सिर्फ इसलिए ले आए कि उन्होंने कहा कि ये जो खाने पीने का मामला है, पैसे वैसे खाने खुर्द बुर्द करने का, कम अज कम ये ख़त्म हो जाएगा। और वाकई डिफरेंस वॉज देयर, वो ख़त्म हुआ। तो उसके साथ ही ये देखे कि इंडिया जो है वो 2 दफ़ा वो कांसी का तमगा जीतने में कामयाब होगी, और इस वक्त रैंकिंग में लास्ट 4 पे है, हम 15 नंबर पे हैं रैंकिंग में। सलीम भाई, हम लोग बात कर रहे थे जदीद हॉकी और इसके जो है ना इमर्जिंग जो है, इस पे आपने बड़े अच्छे मशवरे भी दिए, और हॉकी के ऑस्ट्रोटर्फ और फैसिलिटीज पे भी बात हुई। आप आजकल जो राना मुजाहिद साहब हमारे बड़े टॉप लेजेंड्स में से हैं, 94 वर्ल्ड कप के चैंपियन भी हैं, और कहीं और भी वो चैंपियन हैं, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए और इन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे, भक्ति साहब को, राना मुजाहिद को, या दूसरे ग्रुप पे हैं वहां पे हैदर बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इनको यकीनन आप लोग फिक्रमंद होंगे कि हॉकी को डिवाइड किया जा रहा है, तो आप इसमें क्या अपनी राय देंगे? देखिए, उसमें बड़ी सीधी सी बात है, आई डोंट वांट टू बी पर्सनलाइज, लेकिन जो बातें बरसरे आम लोगों के मुंह पे हैं उसमें 113 ऑडिट पैराज हैं, ठीक है, उसमें 113 ऑडिट पैराज हैं जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम ने लगाए हैं, और 17 के करीब जो है FIR के दर्ज हुई है FIA में, और उसके बाद 1 अरब और 60 करोड़ के करीब इन्होंने कामा कमेटी, कौमी असम्बली की स्पोर्ट्स की और सेनेट की स्पोर्ट्स कमेटी पे दे आर आंसरेबल, और इसके अलावा सिंध बैंक के कोई अकाउंट हैं, उनके मसले मसाइल हैं, ये बातें जो हैं ये चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस वक्त सबसे बड़ा मशवरा ये है कि वो इन सारी चीज़ों को फेस करें, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि सादक और अमीन, अगर वो सादक और अमीन साबित हो जाए तो फिर नेक्स्ट उनको कुछ बताया जा सकता है कि आप बाकी के लिए कैसे और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि 2 प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब PDM के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 2008 से 2022 तक फेडरेशन का फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो की जाए, और दूसरा ये उनको रिपोर्ट जो मिली वो उनसे 2 टेक्नोक्रेट, एक टेक्नोक्रेट इस्लाहुद्दीन अख्तर रसूल और शहनाज शेख की कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, और एक कमेटी बनाई गई अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और एहसान मजारी। इन दोनों कमेटियों की रिकमेंडेशन पे शहबाज शरीफ साहब ने ये नोटिफिकेशन जारी की कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और बोगस एलिमेंट जो है थ्रू स्क्रूटनी उसको निकाला जाए, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो मुनक्कद किया जाए। वो चले गए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद काकड़ साहब आ गए, वो ले आए तारक हुसैन बुख्ती साहब को कोयटा से, वो पहले एडहॉक प्रेसिडेंट लगाए गए, बाद में उनको मुस्तकिल कर दिया गया, बट विद द सेम असाइनमेंट कि आप ये 3 चीज़ें करेंगे। वो उन्होंने भी ये 3 चीज़ें नहीं की, और बाकायदा एक स्क्रूटनी कमेटी का भी ऐलान किया गया। आई वॉज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट स्क्रूटनी कमेटी फ्रॉम पंजाब, लेकिन ना उस कमेटी का कोई इजलास हुआ, ना उस कमेटी को कोई असाइनमेंट हैंड ओवर की गई। हालांकि 694 के करीब ऑनलाइन फॉर्म पूरे पाकिस्तान से स्क्रूटनी के लिए दाखिल हुए PHF के दफ्तर में। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये जब तक नहीं होगी उस वक्त मैं समझता हूँ कि किसी को आप मशवरा कैसे देंगे कि जब पता ही नहीं आपको कि इस वक्त लीगलाइज कौन सी फेडरेशन है, कौन से लोग लीगलाइज बैठे हैं, जो बैठे हैं उनके खिलाफ तो ये कुछ चल रहा है, और जो मुतलका इदारा है उसने प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया। अब वो अमल दरामद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पोर्ट्स का इदारा है वो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और उसके बाद है IPC इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री जो है। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों इदारों को अभी भी वक्त है कि देखें, अगर इंडिया 40 साल के बाद विक्ट्री स्टैंड पर आ सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान। अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया,
अरशद नदीम के लिए उन्होंने जो वहाँ पे बुलाया और उनको इनामात दिए। 84 के ओलंपियंस को खुसूसी तौर पर बुलाया गया हॉकी के, और उनको 5-5 लाख रुपया कैश अवार्ड भी दिया गया। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि पैटर्नेज है आर्मी चीफ की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जब मैं 15-16 साल का था तो हर तरफ हॉकी होती थी, अब क्या हो गया हॉकी को। तो उस वक्त भी जो पार्टिसिपेंट थे उनमें से आवाज़ें आई कि जी करप्शन इज देयर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज नॉट देयर। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके ऊपर भी देखते हैं। तो ये इस तरह से जब तक हम इसको पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, इस तरीके से इसको टेकअप नहीं करेंगे कि जैसे हम इसको कहते हैं कि नेशनल गेम है, अगर ये 15वें नंबर पर रही तो फिर ये नेशनल गेम नहीं रहेगी, फिर नेशनल गेम कोई और बन जाएगी। कि आखिर में मुझे ये बताएंगे आपके ये जो नौजवान जो है इस धींगा मुश्ती से और इस करप्शन से मुतासिर हो रहे हैं, और हॉकी जो है ना कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे अच्छे ऑफिशियल्स छोड़ गए। आप समझते हैं कि ये जो आजकल का आपस में खींचातानी लगी हुई है, इससे दो ग्रुप डिवाइड हो गए हैं और जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी मुतासिर हो रहे हैं। तो इसी तरह ऑफिशियल्स हैं जो बड़े अच्छे एम्पायर्स थे और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऑफिशिएटिंग करते थे, वो लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। इनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? देखें, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें उसके मुताबिक उसके पास कोई ऐसी लाइंस नहीं है काम करने के लिए, वो एडॉक बेस पे काम कर रहा है, पैसे आ गए तो पैसे दे दिए, पैसे नहीं है तो पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। ये प्रोफेशनल दौर है, आपको हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है। अगर खिलाड़ियों को बर वक्त पैसे मिलेंगे, ऑफिशियल को बर वक्त पैसे मिलेंगे, और हमें ये गदागरी जो है ये नहीं करनी पड़ेगी कि जो उधार टिकट लेके जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो है हमारे बच्चे जो हैं ये ऐसा सोचेंगे। अब इस महंगाई के दौर में अगर किसी के घर का चूल्हा नहीं जलता तो मैं नहीं समझता कोई घर वाला जो है वो अपने बच्चे को अलाउ करेगा कि जाओ बेटा आप जाके हॉकी खेलो। वो कहेगा कोई और टेक्निकल काम आप कर लें। तो इसलिए दूसरा मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2 दफ़ा ऐलान किया कि जी डिपार्टमेंट हॉकी जो है या डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अगर उस पर भी अमल दरामद हो जाए तो ऑफिशियल भी और प्लेयर्स भी ये दोनों अकोमोडेट हो सकते हैं। तो कुछ प्लेयर्स को नज़र आए कि हाँ वाकई अमलन कुछ हो रहा है, हमें हमारे अपने मुल्क में हमें अगर 100 नहीं तो 75 रुपए ज़रूर मिल रहे हैं, लिहाजा हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी है। और अभी भी हमारे लड़के जो हैं देखें, इतना कुछ होने के बावजूद कि डेली नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, टिकट के लिए पैसे नहीं है, इसके बावजूद वो कभी कांसी का तमगा लेके आ रहे हैं, कभी सिल्वर का जो तमगा वो लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में भी क्रेडिट गोज टू द प्लेयर। सलीम नाजिम साहब, आपकी इतनी खूबसूरत बातें और ये बेहतरीन हमारे व्यूअर्स के लिए एक तोहफा है कि आप जैसी अजीम शख्सियत आज हमारे चैनल पे मौजूद है। आप यकीन चाहिए, मेरे ज़ाती तौर पे मैं दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका, और अपने नाजरीन की तरफ से भी मशकूर हूँ। वक्तन फ़वक्तन हम आपसे इंशाल्लाह मुशावरत जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो है इस वक्त बेहतरीन लाइन्स पे आए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, और हमारे खिलाड़ी और कोचेज और ऑफिशियल्स ये यकजा होकर ना सिर्फ वो इंटरनेशनल वो जो हमारा म्यार था उसको हम लोग दोबारा से मीट करें, बल्कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान की हॉकी अभी जिंदा है। बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका और आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कुछ आप कहना चाहेंगे? अब मैं आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज ये जो मुझे मौका दिया कुछ चंद बातें करने का, और जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स को पैटर्नाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे भी इंशाल्लाह हमारी स्पोर्ट्स में एक बिग चेंज आई कैन एक्सपेक्ट वेरी सून। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।